नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को सदस्यता उनकी खत्म कर दी है। आपको बता दें, जितेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रीता बहुगुणा जोशी ने ज्वाइनिंग का विरोध किया था। रीता बहुगुणा के तेवरों के बाद पार्टी से वो निकाले गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह को पार्टी से निकाल दिया है, उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। तो बीजेपी ने जितेंद्र सिंह की सदस्यता को खत्म किया। रीता बहुगुणा जोशी ने, आपको बता दें, ज्वाइनिंग को लेकर विरोध किया था। रीता बहुगुणा के तेवरों के बाद पार्टी से वो निकाले गए हैं। उनके खिलाफ इस बड़े एक्शन को लिया गया है। तो पार्टी की फिलहाल सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई है। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह को पार्टी से एग्जिट का रास्ता दिखा दिया है। उनकी सदस्यता खत्म होने के साथ ही अब पार्टी से उनका रिश्ता भी टूट चुका है। जितेंद्र सिंह ने, आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। बीजेपी में वो शामिल हुए थे, सदस्य वो बने थे, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी ने ज्वाइनिंग का विरोध किया था और उनके तेवरों के बाद ही पार्टी से वो निकाल दिए गए हैं। पार्टी से उन्हें एग्जिट का रास्ता दिखा दिया गया है। तो यहां से उनके लिए मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई हैं, क्योंकि बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है। तो बीजेपी ने जितेंद्र सिंह को पार्टी से बाहर निकाला है। बीजेपी ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है और जितेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले ही हालांकि बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे थे। और अब खबर जालौन से। यहां पर मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद जालौन का हवाई सर्वे किया, क्योंकि बाढ़ से जो कई गांव तबाह हो चुके थे, उनकी तबाही को देखते हुए यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से लोगों को जो है राहत सामग्री बांटी। उसके बाद सामग्री पाकर लोगों के चेहरे खिलौटे और यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद, वो बड़ी खुशी से सामग्री ले जा रहे हैं। और हाँ, आपको दिखाएंगे सामग्री बांटी जा रही है। उस सामग्री में क्या क्या सामग्री दी जा रही है, कुछ सामान पड़ा हुआ हम दिखाएंगे आपको। देखिए जिस तरीके से बाढ़ राहत सामग्री में यहाँ पे जो बाढ़ की सामग्री है, इनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा ये आगे का थैला दिया गया है। इसमें तेल और जो है हैंड वाश, चटाई सब सामान। यहाँ पे लोग बड़ा खुश हैं ये देखकर कि हमें राहत सामग्री मिली। जो जिले के जो दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आए और लोगों को यहाँ लाकर मुख्यमंत्री द्वारा ये राहत सामग्री बांटी गई। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपको जो है राहत सामग्री मिला है, क्या आप क्या कहेंगे, कितना कुछ है आपके यहाँ? क्या क्या बहुत खुशी है बिलासपुर में जी। हमारे यहाँ के रामपुरा के बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हें वहाँ सब वहाँ गए हैं और डोंगी पे बैठ के सबको देखा है। कोई नुकसान हुआ है? आप लोगों को आप जो बताएं, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? आप यहाँ मौजूद हैं, क्या नुकसान हुआ है? आपके गाँव में कितना पानी था? आपके गाँव, अच्छा, घर के अंदर। और गांव में क्या नुकसान हुआ है? गाँव में जो है किस तरीके से लोग जो है गांव के इनके मकान जो है बैठ गए, ध्वस्त हो गए, और ये लोग जो है राहत सामग्री पाकर खुश है। आगे इन्हें आशा है कि इन्हें जो है मकान मिल जाएगा। देखिए ये जो सज्जन हमारे साथ मौजूद है, सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं। क्या कहेंगे ये सामान पाकर? भरपाई हो जाएगी। अच्छा, आगे आप क्या चाहते हैं सरकार से? आपके गांव में क्या नुकसान हुआ है? क्या है? चारा चला गया है, सब कुछ चारा बहुत चला गया। अच्छा, क्या चाहते हैं आगे सरकार से? आपको राहत पैकेज मिल गया, आपका कुछ दिन का भरण पोषण होगा, आगे आप क्या चाहते हैं सरकार से? हमारी सरकार क्या करेगी? जो नुकसान हुआ है, घर की भरपाई हुई है, वो तो पूरा करना चाहिए। अच्छा, लोग चाहते हैं कि जो हमारे घर पर नुकसान हुआ है, सरकार जो है उसकी भरपाई करे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज यहाँ पे देखे गए कि जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो आसमानी आफत के सताए हुए हैं, उनके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी ना हो, उनको जिले प्रशासन को सख्त हिदायत दी। अपने जो अधीनस्थ जो प्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं, उनको भी हिदायत दे के गए हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके साथ कोई
कोताही नहीं बरती जाए। जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको जो पूरा सामान जो सामान दिया जा रहा है उसका पूरा लाभ, जो मकान या जो जानवरों को नुकसान हुआ है या दूसरा मकान पूरा किसी देखिए, ये जो है खाना बांटा जा रहा है। खाने को जो लोग सुबह से भूखे बैठे हुए थे, कई दिन से भूखे थे, खाना नहीं मिला था। खाना आते ही खाने पर टूट पड़े हैं और जो है खाना मिला बड़ा खुश है। यहाँ के लोग सैकड़ों की संख्या इनको जो है राहत सामग्री बांटी जा रही है। उसके बाद लोग खुशी खुशी अपने जो है गाँव में ना पहुँच कर जहाँ इनके डेरा बनाए गए वहाँ रहेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए तो वहीं गोरखपुर में उज्ज्वला योजना के तहत साल 2016 में चयनित गरीब लाभार्थी किरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद किया। उज्ज्वला योजना पार्ट 2 के शुभारंभ के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों की महिलाओं के साथ ही किरण को भी प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने जब किरण से योजना के लाभ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि पहले लकड़ी बीन कर लानी पड़ती थी, काफी समय लग जाता था। बरसात के मौसम में तो लकड़ी भीग भी जाने से भोजन बनाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लकड़ी भीगने के कारण कई बार तो भूखे सोना पड़ा है। गैस मिल जाने से समय की भी बचत हुई है, जिंदगी बहुत सरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थी से जीवन यापन का जरिया पूछा तो उन्होंने कहा कि बांस से बना डलिया, सिलाई, कढ़ाई का काम वो करती हैं और पति बाहर रहकर काम करते हैं। लाभार्थी किरण के बगल में बैठी उसकी बेटी साधना से भी प्रधानमंत्री ने पढ़ाई और खेलकूद के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो 12वीं की छात्रा है। खबर लखनऊ से। यहां पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने रिलीज किया है पोस्टर। प्रधानमंत्री मोदी पर बन रही फिल्म इंडिया इन माय विंस 70% तैयार हो चुकी है। ये फिल्म सुभाष मलिक के निर्देशक में ये फिल्म बनाई जा रही है। कैप्टन राज माथुर इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि ताज होटल में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कानून मंत्री यहां पर शामिल हुए। ब्रजेश पाठक का फूलमालाओं के साथ इस दौरान जमकर स्वागत भी किया गया। नवंबर तक सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान में संशोधन वाले बिल का समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने सीएम योगी की भाषा को लेकर सवाल भी उठाए। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। ओबीसी बिल पर आज चर्चा हो रही थी लोकसभा में और अखिलेश यादव ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और दूसरा कि अगर ये सरकार आंकड़े जारी नहीं करेगी तो सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में जारी करेंगे। खुद अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, कॉन्फिडेंस के साथ ओबीसी बिल पर बहस हो रही थी, अमेंडमेंट था, कैपिंग की बात थी और राज्य है उनको एक स्वतः अधिकार हो जाएगा कि किस जाति को आपको इसके अंतर्गत रखना है। अच्छा फैसला सरकार का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आया इसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया है। वहीं समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि जो 50% पर कैपिंग है कम से कम बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ जो कास्ट सेंसस की सब मांग कर रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी नहीं, सदन में और कई दल हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं। मुझे याद है जब नेताजी आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सदन में थे और उस समय कई दल जो दक्षिण भारत के भी हैं उन्होंने भी कांग्रेस से यही मांग की थी कि कास्ट सेंसस हो और कास्ट सेंसस होने के बाद उसके आंकड़े दिए जाएं, दिखाए जाएं, जिससे कम से कम कोई पॉलिसी या किसी बैकवर्ड कम्युनिटी को कुछ लाभ देना किसी पॉलिसी के माध्यम से, तो उसमें सहूलियत हो। कैपिंग बढ़ाने के पक्ष में आप भी यहाँ मानते हैं? समाजवादी पार्टी पक्ष में, और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, बहुत सारे दल इस पक्ष में कि जितनी कम से कम आबादी तो पता हो कि आबादी कितनी है बैकवर्ड की। उत्तर प्रदेश में चुनाव है अखिलेश जी, लेकिन जो भाषा की एक मर्यादा है हर दल में हम देख रहे हैं। सम्मेलन अपनी जगह होता है, प्रचार कैंपेन अपनी जगह होता है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होता है, लेकिन एक लखनऊ की तहजीब है। क्या वो तहजीब इस चुनाव से पहले ही बिल्कुल हट रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भाषा सबसे खराब। कैंपेन अपनी जगह होता है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होता है, लेकिन एक लखनऊ की तहजीब है। क्या वो तहजीब इस चुनाव से पहले ही बिल्कुल हट रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भाषा सबसे खराब भाषा है और केवल आज नहीं सुनने को मिला है। अगर उनके पुराने भाषा सदन के भी निकाले जाएं तो इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल कोई मुख्यमंत्री नहीं करता। और जहाँ तक नेताजी के लिए कहा है, वो तो नेताजी ने हम लोग को वो संस्कार दिए कि हम नहीं जवाब दे रहे उसी तरह का। नहीं तो अगर संस्कार न दिए होते नेताजी तो शायद हम लोग भी वो जवाब दे देते। मैं ये समझता हूँ राजनीति में
इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करता जितना उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। एक आखिरी सवाल, आपने एक साइकिल बड़ी रैली निकाली लखनऊ जिसकी चर्चा हुई, आपने ये भी कहा कि 400 सीट हम जीत रहे हैं, आज भी आपने कहा कि सरकार हमारी आने वाली है, कॉन्फिडेंस है आपको, और कॉन्फिडेंस क्यों? उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और पिछले 4.5 साल का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल और दिल्ली और यूपी की सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को विकास में पीछे किया। आज हम जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मीट्स हुई, उन इन्वेस्टमेंट मीट्स के बाद कितना इन्वेस्टमेंट यूपी में आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा बड़ा काम किया है, बिजली को लेकर के जो लगातार बिल बढ़ रहा है, बिजली को लेकर के कौन सी एक यूनिट भी बिजली बनाई हो। आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब कोविड का समय था, जो समाजवादी सरकार के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वही काम आया। मुख्यमंत्री जी के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो उन्होंने खुद शिलान्यास किया हो और खुद उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बात धन्यवाद। करने के लिए। मैं राकेश टंडन, इंडिया न्यूज़। रुक करेंगे बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेल्थ वॉरियर पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल में हेल्थ वॉरियर्स की अब जानकारी दी जाएगी, हर गांव में तैनात होंगे हेल्थ वॉरियर्स, इस बात का जिक्र सीएम ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव ज्यादा खतरनाक थी, किसी महामारी में पहला उपाय हमेशा बचाव ही है। निगरानी समितियां घर घर सर्वे कर रही हैं, मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही सीएम ने कहा कि यूपी के मॉडल की हर जगह सराहना हो रही है, तारीफ हो रही है। पहली लहर के बाद दूसरी लहर ज़्यादा संक्रमण की थी, आक्रामक थी, और उस समय प्रत्येक नागरिक की जान को बचाना, उनके जीवन को बचाना, यह महत्वपूर्ण था। हम सब जानते हैं कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी भी। उत्तर प्रदेश की आबादी से कई छोटी आबादी के राज्यों में कई गुना ज़्यादा है, संक्रमण भी ज़्यादा है, एक्टिव केस भी ज़्यादा हैं और प्रतिदिन पॉजिटिव केसेस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी आबादी का राज्य आज किस तरीके से कोरोना प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निगरानी समितियों का मार्गदर्शन करके किया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने इस रूप में है। हमारी तमाम लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ उनकी जीविका को बचाने के दिशा से भी जो मॉडल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने खड़ा किया, दुनिया ने उसकी सराहना की। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल खड़ा किया, दुनिया ने भी, WHO ने भी, नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश के इस मॉडल की सराहना की। खबर गाजियाबाद से, यहां पर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। ब्राह्मणों की हत्या कर रही है सरकार, इस बात का जिक्र सतीश चंद्र ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को चुन चुनकर पुलिस ने उठाया है, किसी को जेल भेज दिया, किसी को गोली मार दी गई और इस सरकार ने सारी हदों को पार कर दिया है। हाथरस में दलित बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी गई, मीडिया को गाँव में नहीं जाने दिया गया, ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। साथ ही कहा कि एसपी बीजेपी के काम करने का तरीका एक ही है। महिला सशक्तिकरण को देखते हुए मनरेगा यूपी में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को मनरेगा में 3 सालों तक मेट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। ग्राम्य विकास योजना की ओर से 30,000 महिलाओं को मनरेगा में मेट बनाने की योजना पर काम शुरू भी कर दिया गया है। लखनऊ के मोहनलालगंज से हमारे सहयोगी ने इस खास रिपोर्ट को तैयार किया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा दे रही है। आपको बता दें कि अब मनरेगा में जो मेट होंगी वो महिलाएं होंगी। इसके तहत आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में कई ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर लगातार इन महिला मेटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस समय हम मोहनलालगंज ब्लॉक में हैं और यहाँ भी देख रहे हैं कि मनरेगा योजना अंतर्गत महिला मेटों का प्रशिक्षण चल रहा है। ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण है और यहाँ पर लगातार जो यहाँ के ट्रेनर हैं वो लगातार महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। पीछे देख रहे हैं वो तमाम महिला मेट है जो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। हम उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगी जिस तरह से सरकार अब महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, ऐसे में क्या कहेंगी? इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम हम अपना काम स्वयं करते हैं और करवाते भी हैं, जिससे महिलाएं आगे चलकर अपना खुद काम कर सकती हैं, जिससे बचत भी हो सकती है और उज्जवल भी भविष्य के लिए अच्छा हो सकती हैं। तो यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की ट्रेनिंग है और क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से बढ़ावा दे रही है? सर, हम महिलाओं मेटो को हम लोग जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये 2 दिवस की ट्रेनिंग है, 9 और 10 तारीख को ये ट्रेनिंग रखी गई है।
और 2 दिवस की ट्रेनिंग में हम लोगों को महिलाओं को जो है प्रशिक्षण पूरा दे रहे हैं कि कैसे आप लोग जो है अपना जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। उत्तर प्रदेश। इस बीच ग्रेटर नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से परियोजना के लिए नोडल एजेंसी के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हवाई अड्डे के निर्माण शुरू करने के लिए केवल शिलान्यास की औपचारिकता बाकी है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए स्टेट बैंक ने 3,725 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। यह परियोजना पूरा होने के 1 साल बाद कर्ज चुकाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। ये कर्ज 20 साल की अवधि में चुकाने की योजना है। और अब बात डायरिया की, जहां पर लखनऊ में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। डायरिया से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 80 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। सीएमओ ने अस्पतालों का इस दौरान निरीक्षण भी किया। डायरिया को लेकर जिला प्रशासन को अब अलर्ट पर रखा गया है। सीएमओ ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में एम्बुलेंस लगा दी गई है, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। लखनऊ में डायरिया से एक बड़ी घटना सामने आ रही है और लखनऊ के बालू अड्डे में 2 मासूमों की डायरिया से मौत हुई और उसके साथ ही साथ लखनऊ में 12 बच्चे सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। टोटल लखनऊ में 80 बच्चे ऐसे हैं जो कि डायरिया से प्रभावित हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया के अचानक फैलने से अलर्ट पे आ गया है, एम्बुलेंस जारी कर दी गई है, साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और यदि अधिक अधिकारियों की बात करें तो चूंकि 80 बच्चे लखनऊ में भर्ती हैं, एक बड़ा खतरा देखा जा रहा है। उसको लेके जलकल विभाग द्वारा उन इलाकों में पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार अचानक डायरिया ने उल्टी और दस्त से 2 मासूमों की बच्चों की मौत हो गई, जो कि लखनऊ में एक प्रकार का दहशत का माहौल है। और हर इलाकों में आखिरकार डायरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग टीमें जरूर अलर्ट कर चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। खबर मिर्जापुर से, जहां पर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति को कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के सुगनही का है, जहां पर बीते 7 अगस्त को जंगलों के बीच पहाड़ पर एक शव बरामद हुआ था। गांव वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। शव की शिनाख्त लालगंज थाना क्षेत्र के बहूती के रहने वाले श्रीराम बिंद के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम में धारदार हथियार से हत्या कर शव फेंके जाने का खुलासा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और अब खबर लखनऊ से, यहां पर अवैध निर्माण पर चला एलडीए का बुलडोजर। हजरतगंज में ध्वस्त किया गया है अवैध निर्माण। सिविल अस्पताल के पास इस बड़ी कार्रवाई को किया गया है। बिना नक्शे के दुकान बनाई गई थी, जिसके बाद अवैध रूप से बनाई गई इस दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें, जहां पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर चला। हजरतगंज में ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। सिविल अस्पताल के पास इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि बिना नक्शे के द्वारा ही इस दुकान का निर्माण करवा दिया गया था, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को किया गया। बड़ी खबर बिजनौर से, यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 शातिर यहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों बदमाशों को पुलिस की गोली भी लगी है। फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल के जख्मी होने की भी खबर है। बदमाशों के पास से 300 ग्राम सोना पुलिस ने बरामद किया। थाना कोतवाला सिटी के मालन नदी का यह मामला। यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।